साल 2024 में एप्पल टीवी प्लस पर द कॉन्स्टेलेशन नाम की एक साइंस फिक्शन साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज रिलीज की गई। ये सीरीज मल्टीवर्स थ्योरी पर आधारित है। इसके अलावा कहानी को सही से समझने के लिए श्रोडिंगर्स का वो थॉट एक्सपेरिमेंट भी आपको याद होना चाहिए, तब आपको ये कहानी इतनी उलझी हुई नहीं लगेगी। श्रोडिंगर्स के थॉट एक्सपेरिमेंट एक काल्पनिक प्रयोग है जो क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यूज किया जाता है, जिसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। सुपरपोजिशन में एक क्वांटम पार्टिकल एक ही समय में दो अलग अलग स्टेट्स में हो सकता है। श्रोडिंगर्स का थॉट एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जाए जिसके डिके होने के चांसेस 50-50 हो, उसी बॉक्स के अंदर एक सेंसर भी हो और उस सेंसर के साथ एक हथौड़ी को लगाया गया हो। अगर वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके होगा तो सेंसर हथौड़ी को रिलीज कर देगा जो कि नीचे पड़े जहर के बोतल को तोड़ देगा। अब उसी बॉक्स में एक जिंदा बिल्ली भी होगी। ऐसा होने पर वो बिल्ली मर जाएगी अगर वो सब्सटेंस डिके ही नहीं होगा। इसका मतलब कि जहर की वो बोतल टूटेगी ही नहीं और बिल्ली जिंदा रहेगी। बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है ये बाहर खड़े लोगों को पता नहीं चलेगा जब तक वो बॉक्स को खोलते नहीं। अब एक ही समय पर ये बिल्ली मरी हुई भी हो सकती है और जिंदा भी। कोई भी यकीन के साथ इसका जवाब नहीं दे पाएगा, मगर जब इसे देखने के लिए उस बॉक्स को खोला जाएगा फिर ये हमें सिर्फ एक ही हालत में मिलेगी, जिंदा या फिर मुर्दा। ये इसलिए क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जब तक एक पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं किया जाता तब तक वो सभी पॉसिबल स्टेट्स में एक ही समय में एग्जिस्ट कर सकता है। एक्सपेरिमेंट ये समझाने में मदद करता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है और ये क्लासिकल फिजिक्स से कितना अलग है। द कॉन्स्टेलेशन नाम की ये सीरीज श्रोडिंगर्स के इस थॉट एक्सपेरिमेंट को काफी अच्छे से दर्शाती है। इस सीरीज का पहला सीजन ही रिलीज हुआ है जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स है। नोमी रैपेज नाम की ये स्वीडिश एक्ट्रेस हमें लीड रोल में नजर आएगी जिसे आपने काफी फिल्मों में देखा होगा। एक बात और, अगर आपने क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स नाम की वो फिल्म देखी जो साल 2018 में रिलीज हुई थी, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो ये सीरीज भी लगभग उसकी जैसी है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तरी स्वीडन से, जहां हम जो एरिक्सन नाम की एक औरत और उसकी बेटी एलिस को रात के समय अपनी गाड़ी में कहीं जाते हुए देखते हैं। ये एक सुनसान सड़क पर थे जो के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। गाड़ी में एक रेडियो था इनके पास जिसमें एक औरत रूसी भाषा में बात कर रही थी। शायद वो किसी स्पेस मिशन पर थी और एक हादसे के कारण स्टेशन में आग लग गई थी। उसकी आवाज में डर था और कह रही थी कि हर तरफ आग की लपटें हैं और मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। छोटी एलिस अपनी माँ से पूछती है कि ये औरत क्या कह रही है, जो जवाब में कहती है कि ये दुनिया के अंत को लेकर बात कर रही है बेटा। उसने झूठ बोला क्योंकि वो अपनी बेटी को परेशान नहीं करना चाहती थी। जो एरिक्सन दरअसल एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉट है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए काम करती है। आज से कुछ हफ्ते पहले वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थी, मगर वहां एक हादसा हो गया जिसके बारे में आगे हम जान जाएंगे। एलिस अपनी माँ से पूछती है कि पिताजी कब आने वाले हैं, जो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। तब उसका ध्यान पीछे पुलिस की गाड़ी पर गया, मगर ये देखकर जो को राहत मिली कि पुलिस की वो गाड़ी गुजर गई। असल में जो के पास एक बड़ी ही आधुनिक मशीन है जो वो आरपीएल के लैब से चुरा कर लाई थी। इस मशीन का नाम है कैल और इसका इस कहानी पर काफी गहरा असर है। धीरे धीरे सभी राज खुलेंगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक केबिन में पहुंचते हैं जो एक सुनसान से इलाके में था, जंगल के करीब। सर्दी का मौसम था और हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी, जो कि यहाँ आने के पीछे एक कारण था। इस केबिन में आते ही हम दर्शकों को सामने की दीवार पर एक पेंटिंग दिखाई जाती है जिसमें 2 बच्चे एक जख्मी फरिश्ते को ले जा रहे थे। इसे आप याद रखें। आते ही जो हीटर को ऑन करती है और एलिस अपनी माँ से कहती है कि मुझे कहानी सुननी है, मगर ये बात जो को अजीब लगी कि असल में वो आईपैड पर उसकी कहानी सुनना चाहती है, ना कि उसके मुंह से। आमतौर पर एलिस वीडियो के बजाय अपनी माँ से ही कहानियां सुनना पसंद करती थी। थोड़ी देर बाद जो उस डिवाइस को बाहर लाकर एक शेड में रख देती है और जब वो उसे रख रही थी तो उसे एक आवाज सुनाई दी। वो घर के अंदर जाने ही वाली थी कि उसे दूर जंगल से अपनी ही बच्ची की चीखें सुनाई दी, मतलब एलिस की। अजीब ये था कि एलिस को तो घर में होना चाहिए और वो थी भी, ये खुद जो देख कर आई, लेकिन वो आवाज घर से नहीं दूर किसी और जगह से आ रही थी। लाइट हाथ में लिए जो उस आवाज का पीछा करने लगी और ये सीन यहीं कट। आप इसे याद रखें क्योंकि अब हम कहानी को 5 हफ्ते पीछे ले जाने वाले हैं।
ये वो समय है जहाँ जो अंतरिक्ष में है, यानी ISS में। एलिस अपने पिता के साथ है जर्मनी में। एलिस के पिता का नाम मैग्नस है, जो कि पेशे से एक टीचर है। सुबह होते ही एलिस अपनी माँ जो से वीडियो कॉल पर संपर्क करती है, यानी कि ISS पर। जो के अलावा उस स्टेशन में 4 और एस्ट्रोनॉट भी है जो अलग अलग देशों से है। कॉल के समय जो अपनी बेटी से स्वीडिश भाषा में बात कर रही थी। एलिस की स्वीडिश भी बहुत अच्छी थी। बातें करते करते जो एलिस को स्पेस स्टेशन भी दिखाती है और पॉल नामी एस्ट्रोनॉट से भी बात करवाती है। इस समय वो केल नाम के एक डिवाइस में लगा हुआ था। पॉल अमेरिकन था और वो नासा के साथ साथ RPL यानी अमेरिका के रिपल्जन रॉकेट लेबोरेटरी के लिए भी काम कर रहा था। RPL का मकसद स्पेस में तरह तरह के प्रयोग करना भी है और केल इन्हीं की बनाई हुई एक मशीन है जो कि इनके हिसाब से एक नए मैटर को जीरो ग्रेविटी में बना सकता है। RPL का चीफ साइंटिस्ट था हेनरी कार्डेरा। ये एक बड़े उम्र का शख्स था जो खुद भी एक आध स्पेस मिशन पर जा चुका था। केल उसी का प्रोजेक्ट था और ये उसके लिए बल्कि सबके लिए महत्वपूर्ण था। हेनरी का ऐसा मानना था। खैर, आज इस डिवाइस को टेस्ट करना था। ये कुछ ही समय में होने वाला था। एक्सपेरिमेंट के दौरान पॉल हेनरी कार्डेरा से संपर्क में था। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को वही कंट्रोल कर रहा था। सब कुछ ठीक था अभी तक। जो एलिस को स्टेशन से पृथ्वी का नजारा दिखा रही थी, लेकिन तभी अचानक ISS से कोई चीज टकराती है जिस वजह से अंदर एक धमाका हुआ। धमाके से आग लग गई और वो फैल रही थी। वैसे ये हादसा ठीक उसी समय हुआ जब पॉल ने उस डिवाइस को एक्टिवेट किया। इस हादसे से स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा। कोई मरा तो नहीं, मगर पॉल जख्मी हुआ। उसका हाथ बुरी तरह फंस गया था जिससे खून बह रहा था। वो तुरंत ही बेहोश हो गया। जो और बाकी एस्ट्रोनॉट किसी तरह हालात पर काबू पा लेते हैं। स्टेशन में लगी आग को बुझाने में वो सफल रहे, मगर स्टेशन की हालत बुरी थी। रूस की स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा ये सब हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके देश का कोई एक एस्ट्रोनॉट वहां फंसा था। मौका मिलते ही ये लोग पॉल का इलाज शुरू कर देते हैं, जिसका काफी खून बह चुका था और हाथ इतनी बुरी तरह फंसा था कि काटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मिशन कंट्रोल से संपर्क होने पर उन्हें तुरंत वापस आने के आदेश मिलते हैं, जिसके लिए उनके पास सोयोज 1 और सोयोज 2 नामी 2 कैप्सूल्स थे। लेकिन इस बीच क्रू मेंबर इलिया जो को बताता है कि उनका लाइफ सपोर्ट और बाकी सिस्टम 95% खराब हो चुका है, जिसमें सोयोज 1 भी था। इसलिए इलिया और जो को आदेश मिलते हैं कि वो बाहर जाकर सोयोज 1 के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को ठीक करे, जबकि याज और एशले पॉल का ध्यान रख रहे थे। इस बीच हम हेनरी को देखते हैं, जिसे सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट से मतलब था। उसे अपने डिवाइस केल की चिंता थी। हादसे से कुछ समय पहले जब पॉल केल पर काम कर रहा था, तो उस समय उन्हें जो डेटा मिला उससे मैटर का एक नए रूप का सबूत उन्हें मिल चुका था और ये एक बहुत बड़ी खोज थी जिसे हेनरी जाने नहीं दे सकता था। वो इस बात पर जोर दे रहा था कि वो हर हाल में केल को पृथ्वी पर वापस लाए, लेकिन मिशन कंट्रोल के लिए अपने एस्ट्रोनॉट की जान ज्यादा जरूरी थी। तो बाकी स्पेस एजेंसीज इसके लिए तैयार नहीं थी। वो सिर्फ अपने लोगों को सही सलामत लाना चाहते थे। खैर, जो और इलिया अपने स्पेस सूट पहनकर स्टेशन से बाहर आते हैं। जो देखती है कि सभी केबल्स बुरी तरह से डैमेज थे, इसलिए पावर सप्लाई को ठीक करना मुमकिन नहीं था। अब कमांड स्टेशन से सर्जी उसे कहता है कि तुम सेकेंडरी लाइफ सपोर्ट को देखने जाओ। अगर वो ठीक ना हुआ तो सोयोज 1 को रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच जो का कैमरा भी बंद हो गया, इसलिए कमांड स्टेशन को सिर्फ ऑडियो ही मिल रही थी, फुटेज नहीं। फिर भी जो आगे बढ़ती है। अंदर स्टेशन में पॉल का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन अब उसकी दिल की धड़कनें बंद हो रही थी। ऑड्री उसे CPR देने की कोशिश करती है, मगर पॉल की हालत नाजुक थी। बाहर जो को वो जगह दिख गई जहां कोई चीज स्टेशन से टकराई थी। ये मलबा हो सकता था। जैसे जैसे जो अंदर देखने लगी, उसे नारंगी रंग का एक कपड़ा नजर आ रहा था। ये सभी बातें वो कमांड स्टेशन को बता रही थी। जैसे ही जो उस कपड़े को खींचती है, वो बौखला जाती है, क्योंकि असल में वो एक लाश थी नारंगी रंग के स्पेस सूट में। जो के खींचते ही वो लाश स्पेस स्टेशन से दूर जाने लगी और अंतरिक्ष में गायब हो गई। जो के मुंह से निकल गया कि यहाँ एक लाश है, मगर कमांड स्टेशन को विजुअल्स तो नहीं मिल रहे थे और किसी लाश का वहां होना ऐसा मुमकिन भी नहीं था। जो लाश उसने देखी थी वो एक रशियन फीमेल एस्ट्रोनॉट की हो सकती है। जो के हिसाब से अजीब था कि ये लाश उनके स्टेशन से टकराई। जो उस लाश को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके हाथ से निकल गई। उसे पकड़ने के चक्कर में जो खुद भी अंतरिक्ष में निकलने वाली थी, लेकिन तभी इलिया ने उसे बचा लिया। इलिया को वहां कुछ नहीं दिखा, क्योंकि तब तक वो लाश बहुत दूर जा चुकी थी और अब सूरज की रोशनी भी इन पर पड़ने वाली थी। रशियन कमांड स्टेशन एक बार फिर जो से पूछते हैं कि तुमने वहां क्या देखा।
जो जवाब देती है कि मैंने यूएसएसआर के एक फीमेल कॉस्मोनॉट की लाश देखी। ये कंफर्म करने के लिए इलिया से पूछा जाता है, मगर उसके आने से पहले ही वो लाश बहुत दूर जा चुकी थी, इसलिए उसका जवाब होता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। मगर ये बात सुनकर रशियन कमांड स्टेशन में इरीना नाम की औरत हमें परेशान दिखाई देती है, जो कि असल में रशियन स्पेस एजेंसी की काउंसलर है। ऐसा क्यों, ये तो हम आगे जानेंगे। इस बीच इन्हें खबर मिली कि पॉल की मौत हो गई, जो सुनकर इन सभी को दुख हुआ। हम देखते हैं कि काउंसलर इरीना एक खास किस्म के पिल्स ले रही है और ये पिल्स हेनरी भी लेता है, तो इस बात को याद रखे। वहाँ आईएसएस में इन लोगों के पास समय बहुत कम था, क्योंकि स्टेशन को सिर्फ सोलर एनर्जी से ही पावर मिल रही थी। ऑक्सीजन बहुत कम थी, इसलिए जितना जल्दी हो सके इन लोगों को निकलना होगा। मगर समस्या ये थी कि एक कैप्सूल में सिर्फ 3 इंसान ही आ सकते हैं और इनके पास बस एक ही कैप्सूल है, इसलिए 2 इंसानों को पीछे रहना होगा। सोयोज 2 ठीक था और सोयोज 1 कैप्सूल में खराबी थी। जो इंसान भी पीछे रहेगा शायद वो उसे ठीक कर दे, इसलिए पॉल की लाश को सोयोज 1 में रखा जाता है, जो पीछे रह जाती है स्टेशन में ही। और बाकी बचे 3 इंसानों को सोयोज 2 से पृथ्वी वापस आना पड़ा, जिसमें उन्हें 3 घंटे लगने वाले थे, मगर वो पृथ्वी पर सही सलामत पहुंच जाते हैं। हम अगर वो हेनरी के केल नामी मशीन को अपने साथ नहीं लाए। अब स्टेशन में पॉल की लाश थी और जिंदा जो, जिसे अगर पृथ्वी पर सही सलामत आना है तो सोयोज 1 को रिपेयर करना होगा, मगर समय बहुत कम था क्योंकि स्टेशन की ऑक्सीजन लीक हो रही थी। पृथ्वी पर हम एलिस और उसके पिता मैग्नस को देखते हैं, जो स्कूल जा रहे थे। ये स्कूल भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही था। मैग्नस यहाँ पर टीचर था। यहाँ एलिस की दोस्त वेंडी भी थी, जो दरअसल पॉल की बेटी है। कुछ देर बाद वहां स्पेस एजेंसी के कुछ लोग आकर इन्हें ले जाने लगे, क्योंकि अब सबको पता चल चुका था कि वहां ऊपर आईएसएस में एक हादसा हो चुका है। एलिस जब वेंडी से मिलती है तो वो काफी परेशान लग रही थी। वो एलिस से कहती है कि कल रात मुझे एक बुरा सपना आया था। स्पेस स्टेशन से आया कैप्सूल शायद काजाकिस्तान में लैंड करने वाला था, और दूसरा कि उनका कमांड स्टेशन भी वहीं पर था, इसलिए पॉल और जो के परिवार को वहां के कैंप में ले जाया जाता है। हेनरी और उसकी टीम भी वहां पहुंच गई, क्योंकि उसे अपने डिवाइस की चिंता थी, यानी कैल की। एलिस घबराई हुई थी। वो अपने पिता से पूछती है कि पहले तो कभी कोई एस्ट्रोनॉट फ्लाइट से वापस नहीं आया। मैग्नस कहता है कि शायद तुम्हें ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन वेंडी के पिता की मौत हो गई है, पर जो जिंदा है उन्होंने मुझे बताया और मुझे उम्मीद है कि वो सही सलामत घर लौट आएगी। सफर के दौरान जब एलिस ने वेंडी को उदास देखा तो वो उसे अपना खिलौना देती है। वहां स्टेशन पर जो को सोयोज 1 को ठीक करना था, उसके पास सिर्फ 19 घंटों की ही ऑक्सीजन सप्लाई थी और पावर सप्लाई खराब होने की वजह से उसे सोलर पैनल की ऊर्जा से काम चलाना था। लेकिन सूरज की रोशनी हर 45 मिनट के लिए गायब होती थी, इसलिए जो को वो सारा काम सिर्फ 45 मिनट के अंदर अंदर करना पड़ता। ऑर्बिट में उसे 45 मिनट पूरे होने वाले थे, इसलिए पूरे स्टेशन में पावर चली जाती है। तो जिंदा रहने के लिए उसे सोयोज 1 कैप्सूल में रहना होगा, वरना वो मारी जाएगी। सोयोज 1 में इसलिए ताकि उसे ऑक्सीजन मिलती रहे। अंधेरा होने से बस कुछ समय पहले ही जो कैप्सूल से निकलकर वापस से स्टेशन के अंदर जाने लगी, क्योंकि वो कुछ भूल गई थी। माइकल उसे वार्न करता है कि अगले 1 मिनट में अंधेरा होने से ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी, लेकिन जो उनकी नहीं सुनती। दरअसल वो एलिस का नेकलेस लेने गई थी। वो समय रहते सोयोज 1 तक पहुंच गई, सही सलामत। अंधेरा होने की वजह से अब उसे इस कैप्सूल में कुछ घंटे रहना होगा। यहाँ पर उसके पास पॉल की लाश भी थी। खैर, समय काटने के लिए जो उसी कॉस्मोनॉट की ड्राइंग बनाती है, जिसे उसने स्पेस में देखा था, मतलब जो उसके हिसाब से स्टेशन से टकराई थी। जो वो इकलौती इंसान थी जिसने सब देखा था। ना वो दृश्य कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, ना ही उसके अलावा किसी और ने वो देखा था। इस समय जो अंतरिक्ष में सबसे अकेली इंसान थी, उसे अपनी बेटी बहुत याद आ रही थी। अपना दिल बहलाने के लिए वो उसकी वीडियोस देखने लगी। जो ने 45 मिनट का टाइमर सेट किया था, मगर अब कहानी में कुछ और भी अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है। टाइमर में आखिरी 2 मिनट बहुत तेजी से गुजर रहे थे। टाइम पूरा होते ही रोशनी के वापस आने से सब कुछ ऑन हो गया। उसे जल्दी से बैटरी ठीक करनी थी, इसलिए वो इस बात पर ध्यान नहीं देती। उधर हेनरी फिर से इरीना को कॉल करके केल डिवाइस को पृथ्वी लाने पर जोर दे रहा था, क्योंकि एक इंसान यानी जो के जिंदा आने के आसार नजर आ रहे थे। इरीना कहती है कि मुझे लगता है वो धमाका केल की वजह से हुआ है, इसलिए मैंने उसे वहीं छोड़ने को कहा। हेनरी कहता है कि वो डिवाइस हमारी जिंदगी बदल देगा, उसे हर हाल में वापस लाओ। इस बीच इरीना को ड्राइंग भी मिल गई थी जो ने बनाई थी। उसे देखकर वो घबरा जाती है और केल को वापस लाने का ऑर्डर देती है।
सर्जी जो को बताता है कि उसे डेस्टिनी में जाकर केल डिवाइस को लेना होगा, लेकिन यहाँ हैरानी की बात ये थी कि जो को याद ही नहीं कि केल क्या है। हालांकि धमाके से पहले हमने देखा था कि जो एलिस को वो डिवाइस दिखा रही थी। खैर, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो केल डिवाइस को लेने वाली थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सोयोज 2 ने सुरक्षित धरती पर लैंड कर लिया। इस बात से सभी बहुत खुश थे। एक टीम तीनों एस्ट्रोनॉट को लेने जाती है, जहां से उन्हें घर भेजा जाएगा। इस बीच एलिस और मैग्नस भी काजाकिस्तान पहुंच गए थे। रास्ते में एलिस अपने पिता मैग्नस से कहती है कि मैं जानती हूँ आपके और माँ के भी सब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमेशा दोस्त रहो। जिससे हम दर्शक ये जान सकते हैं कि जो और मैग्नस का रिश्ता अच्छा नहीं, जरूर कुछ हुआ होगा। खैर, आगे देखेंगे। कमांड स्टेशन से सर्जी जो को बताता है कि तुम्हारा परिवार जल्द ही यहाँ होगा, फिर तुम उनसे बात कर सकती हो। ये सुनकर जो को काफी खुशी हुई, लेकिन जैसे ही उसका पति और बेटी स्पेस सेंटर में पहुंचे, जो से संपर्क टूट जाता है। इससे वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो गए थे। एलिस भी घबराकर वहां से भाग जाती है। मैग्नस उसे रोकने की कोशिश करता है, उसके पीछे जाता है। वहां स्टेशन में जो अपना काम नहीं रोकती, वो बैटरीज को ठीक करने की कोशिश में लगी थी। लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे स्टेशन में उसके अलावा कोई और भी हो। वो घबरा गई थी, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन मास्क लगाकर देखने जाती है। एक जगह पहुंचकर उसे ऐसा लगा जैसे वो एक कॉरिडोर में पहुंच गई हो, जहां पर ग्रेविटी भी थी। जो वहां सांस भी ले पा रही थी, इसलिए वो अपना मास्क उतार देती है। इस सब से जो हैरान थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। लग रहा था जैसे वो किसी सपने में हो। उसके सामने एक दरवाजा था, जिसकी दूसरी तरफ कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। उस दरवाजे पर एलिस का नेकलेस लटका हुआ था, लेकिन वो दरवाजा खोल पाने से पहले ही सब कुछ वापस से बदलने लगा और वो फिर से खुद को स्टेशन में पाती है। जो उलझन में थी, तभी उसे एलिस की चिल्लाने की आवाज आती है और सीन दोबारा से वहीं आता है जहां से हमने इस कहानी की शुरुआत की थी, जब जो पृथ्वी पर आ चुकी थी और वो एलिस के साथ एक घर में आई थी। खैर, एक आवाज का पीछा करते हुए जो जंगल में निकल गई। फिर वो एक घर में पहुंची। असलियत में ये घर बिल्कुल वैसा ही था जिस घर में आज रात वो अपनी बेटी के साथ आई थी, जैसे ये उसकी कॉपी हो। फिर भी कुछ तो अलग था और अजीब भी। खैर, जो अंदर जाती है, शुरू में जिस पेंटिंग का हमने जिक्र किया था जब ये लोग पहली बार उस घर में आए थे, उस पेंटिंग में एक जख्मी फरिश्ते को 2 बच्चे ले जा रहे थे, मगर इस वाले पेंटिंग में 2 बच्चे एक शैतान को ले जा रहे थे। जो ऊपर गई तो सामने एक अलमारी में उसे कुछ महसूस हुआ। उस अलमारी पर भी एलिस का नेकलेस लटका हुआ था। जो जब उसे खोलती है तो अंदर एलिस थी, मगर उसकी हालत काफी बुरी थी। अपनी बच्ची को इस हाल में देखकर वो काफी हैरान थी और डरी हुई भी। जो उसे तुरंत गले से लगाती है। तब एलिस उससे पूछती है कि आप कहाँ चली गई थी, और इसी के साथ पहले एपिसोड का अंत होता है। तो आईएसएस में हादसे के कारण पॉल नामी एस्ट्रोनॉट की जान चली गई। 3 लोग सोयोज 2 कैप्सूल से पृथ्वी पर सही सलामत पहुंच गए। एक इंसान अभी भी वहां फंसी है, यानी जो। मगर हमें सिर्फ अंतरिक्ष वाली कहानी नहीं दिखाई गई थी, हमें वो समय भी दिखाया गया था जब जो पृथ्वी पर थी। ये आईएसएस में हुई घटना के बाद का समय है। मतलब ये तो हम जानते हैं कि जो वहां से बचकर निकल आएगी, मगर अब अजीब सी चीजें उसके साथ होना शुरू हो गई। हमने देखा कि वो अपनी बेटी एलिस को लिए एक केबिन में आई। उसके पास केल नाम की वो डिवाइस थी। एलिस सो चुकी थी, फिर भी जो को अपनी बच्ची की एक चीख दूर जंगल से सुनाई थी, इसलिए वो उस आवाज के पीछे चली जाती है और वो पहुंच गई बिल्कुल वैसे ही एक केबिन में, मगर कुछ चीजें अलग थी। खैर, उसे अलमारी के अंदर एलिस मिली, जिसकी हालत काफी बुरी थी, इसलिए जो उसे तुरंत अपने वाले केबिन में ले आई। एलिस ठंड से कांप रही थी। जो उससे पूछती है कि तुम वहां कैसे पहुंची, क्योंकि आखिरी बार जब जो ने उसे देखा था वो अपने बिस्तर पर सो रही थी, यहाँ इस घर में। ये सब बहुत उलझा हुआ है। एलिस पूछती है कि क्या आप मेरी माँ की आत्मा है। ये सुनकर जो को बहुत अजीब लगा कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। एलिस कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। जो उसे अपने करीब ले आती है और कहती है कि तुम ही मेरी वाली एलिस हो, तुम्हारी खुशबू से पहचान गई मैं तुम्हें। जो जल्दी से उसके लिए गर्म पानी तैयार करती है ताकि उसे हाइपोथर्मिया ना हो जाए। वो उसे टब में बिठाती है ताकि उसके शरीर को गर्मी मिले। पानी कम था, इसलिए जो उसके लिए और पानी लेने गई। तभी उसका ध्यान अपनी बिस्तर पर सो रही एलिस पर गया। ठीक इसी समय यहाँ 2 रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही थी। जो के सामने 2 एलिस थी। वो उलझन में थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या सच है क्या झूठ।
तभी जो को अपनी एक आंख में दर्द महसूस हुआ। आंख वाली ये बात आप याद रखें, इसका राज सबसे आखिर में खुलेगा। इतने में वो एलिस जाग गई जो सो रही थी। यहाँ की एलिस को हम इस दुनिया वाली एलिस कहेंगे और जो दूसरी एलिस है जिसकी हालत ठीक नहीं थी उसे दूसरी दुनिया वाली एलिस। अब अचानक से दूसरी दुनिया वाली एलिस बाथटब से गायब हो जाती है। ये देखकर जो उसे पुकारती है, इस दुनिया वाली एलिस कहती है कि मैं यही हूँ, आप किसे पुकार रहे हैं? जो बस हैरान वहाँ खड़ी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। जो इस वाली एलिस से पूछती है कि वो कहाँ है, लेकिन एलिस को समझ ही नहीं आती कि जो किस बारे में बात कर रही है। उसे लगा शायद उसकी माँ पागल हो चुकी है। ये बात अच्छी है कि इस कहानी में सिर्फ दो रियलिटीज ही आपस में टकराती है। अगर दो से ज्यादा होती तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग बन जाती। यहाँ पर मौजूद जो को लगता है कि असल में उसकी बेटी दूसरी दुनिया वाली एलिस है। इसका मतलब कि ये जो इस दुनिया से, इस रियलिटी से बिलोंग नहीं करती। तो अब सवाल ये है कि अगर ये इसकी दुनिया नहीं है तो वो जो कहाँ है जिसे यहाँ होना चाहिए था? ये धीरे धीरे हमें समझ आने लगेगा। अब कहानी को कुछ हफ्ते पीछे ले चलते हैं, जब ISS में वो हादसा हुआ और अब जो वहां फंसी है पॉल के लाश के साथ। यहाँ स्टेशन पर दो कैप्सूल्स थे, सोयूज 1 और सोयूज 2। सोयूज 1 में खराबी आ गई, इसलिए बाकी क्रू सोयूज 2 में पृथ्वी के लिए निकल गए। अब जो के लिए कोई मदद तो नहीं भेजी जा सकती। अगर उसे अपनी जान बचानी है तो खुद ही कुछ करना होगा, मगर उसके पास बस कुछ ही घंटे थे। अगर तब तक वो कैप्सूल को रिपेयर ना कर पाए तो उसकी मौत हो जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे उसे एक अलग ही जगह दिखी थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। उसे लग रहा था कि हो सकता है ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो, पर असलियत में वो एक अलग ही रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रही थी, जो कुछ दिन बाद उसे पता चलने वाला है। मिशन कंट्रोल से उसका संपर्क टूट चुका था। उसके पास पहले से ही समय बहुत कम था। फिर उसका बेहोश होना जो कि 10 घंटों के लिए था। अब बचने की उम्मीद तो बहुत कम थी। मिशन कंट्रोल से संपर्क करने में वो नाकाम रही और अब उसके पास बैटरीज बदलने के लिए सिर्फ 6 घंटे 45 मिनट है। वो बहुत कोशिश करती है मिशन कंट्रोल से संपर्क करने में, मगर वो नहीं हो पाता। वहां पृथ्वी पर दिखाया जाता है कि हेनरी भी कजाकिस्तान पहुंच चुका है। आते ही वो सोयूज 1 के बारे में पूछता है। इरीना बताती है कि उन्हें डर है, अब वहां कोई जिंदा नहीं बचा, क्योंकि पिछले 10 घंटों में उन्हें कोई भी खबर नहीं मिली। वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 घंटों से वहां जो बेहोश पड़ी थी। यही बात फ्रेडरिक मैग्नस को भी बताता है। दरअसल फ्रेडरिक ने ही जो को 4 साल तक ट्रेनिंग दी थी इस मिशन के लिए। वो कहता है कि अगर वो जिंदा भी हो तो बिना संपर्क के उसे वापस आने के लिए सारे कैलकुलेशंस खुद ही करने होंगे, जो बहुत रिस्की है। ये कहते हुए फ्रेडरिक रोने लगा तो मैग्नस उस पर भड़क जाता है। लगता तो यही है कि शायद उसकी ट्रेनिंग में कोई कमी रही होगी, मगर असलियत कुछ और ही है और वो सिर्फ मैग्नस जानता है। ये आने वाली कहानी में पता चल जाएगा। अब सबको यही लग रहा था कि जो मर चुकी होगी। वहां स्टेशन पर जो अभी भी उस कैप्सूल को ठीक करने में लगी थी। इस बीच वो एलिस के लिए अपना आखिरी संदेश भी रिकॉर्ड कर लेती है। अगर वो बची नहीं तो काम करते समय उसे एक डिवाइस पर पॉल की आवाज सुनाई दी, जो उसे डेस्टिनी पर रहने के लिए कह रहा था। डेस्टिनी स्टेशन का एक हिस्सा है। पॉल तो मर चुका है, तो फिर ये आवाज किसकी हो सकती है? उसकी लाश तो सोयूज 1 में पड़ी है। फिर अपना शक दूर करने के लिए जो स्टेशन के उस हिस्से में चली गई। उसे पॉल का कटा हुआ हाथ मिला। जैसे ही जो उसे छूती है, एक लम्हे के लिए उसे पॉल अपने सामने नजर आया, जिंदा और सही सलामत। मगर इसे भी वो अपना वहम मान लेती है। वो केल डिवाइस को निकालकर कैप्सूल में ले आई। हेनरी नासा वालों को कॉल करके बताता है कि उन्हें केल डिवाइस को वापस लाने के लिए एक टीम भेजनी चाहिए। वो नहीं मान रहे थे क्योंकि इस पर अरबों डॉलर्स का खर्चा आएगा और वो डिवाइस बस एक एक्सपेरिमेंट था। इस पर हेनरी भड़क जाता है। वो कहता है कि ये कोई आम डिवाइस नहीं, वो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। नासा वाले कहते हैं कि हम और लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। स्पेस में हम जो को देखते हैं, जो अभी भी बैटरीज बदल रही थी। उसके पास 2 घंटे बचे थे। तभी जो के पास कंट्रोल सेंटर से एक रिकॉर्डेड मैसेज आता है, जिसमें सर्जी उसे बताता है कि हम तुमसे संपर्क नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर तुम हमें सुन रही हो तो तुम्हारे पास समय बहुत कम है। तुम्हें जल्द से जल्द बैटरीज बदलकर सोयूज 1 को चालू करना होगा। हेनरी कंट्रोल सेंटर में इरीना से बात करने आया। वो कहता है कि तुम आसपास से कोई सैटेलाइट उसकी मदद के लिए क्यों नहीं भेजती? तो इरीना समझाती है कि ये सब ऐसे काम नहीं करता। हेनरी इरीना से पूछता है कि क्या तुम्हारी अपनी बहन से बात हुई? तो इरीना कहती है कि तुम जानते हो कि वो मर चुकी है। इरीना कहती है कि तुम्हारे अपने भाई से कोई बात हुई? तो हेनरी कहता है कि कई सालों से नहीं। अब ये दोनों यहाँ किसकी बात कर रहे हैं ये तो हम आगे ही जान पाएंगे, लेकिन कोई तो राज है जो सिर्फ यही दोनों जानते हैं। अब सीन एक क्रूज शिप पर आता है, जहाँ एक न्यूज रिपोर्टर सीनियर एस्ट्रोनॉट
बर्ट कार्डेरा से इंटरव्यू ले रहा था। यह आदमी बिल्कुल हेनरी जैसा ही दिखता है और फिलहाल ऐसा मालूम होता है जैसे ये हेनरी का वही जुड़वा भाई है जिसके बारे में पिछले सीन में बात हो रही थी। दरअसल बर्ट 1970 में होने वाले अपोलो 18 मिशन का हिस्सा रहा, जो किसी घटना द्वारा सफल नहीं हो सके। बर्ट के सभी साथी एस्ट्रोनॉट मारे गए और सिर्फ बर्ट ही जिंदा लौट आया। रिपोर्टर पूछती है कि आपको क्या लगता है कि इस समय स्पेस स्टेशन में जो हालात है, क्या बचने के कोई आसार नजर आ रहे हैं या हमें एक और लाश की खबर मिलेगी? बर्ट कहता है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वहां जो ने भी सभी बैटरीज को लगा दिया था और अब उसे कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे जिसके हिसाब से ये कैप्सूल पृथ्वी पर लैंड करेगा। उसे रिकॉर्डेड मैसेज मिलते हैं जिसमें सर्जी केल डिवाइस को लेने को कह रहा था जो कि जो ले चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ 90 मिनट ही बचे थे, जिसके बाद सोयोज 1 अपने आप ही स्पेस स्टेशन से अलग हो जाएगा और अगर सही कोऑर्डिनेट्स नहीं डाले गए तो पता नहीं ये कहां लैंड करे। जो ने समय रहते सारे कैलकुलेशंस खुद ही कर लिए। वो अपने किए गए कैलकुलेशन सिस्टम में डालती है। अब लॉन्च शुरू करने से पहले वो मैग्नस और एलिस के लिए एक और संदेश रिकॉर्ड करती है। वो कहती है कि मुझे उम्मीद है मेरी कैलकुलेशंस ठीक होगी, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगी और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते हुए वो भावुक हो गई। फिर वो अपना आईपैड स्टेशन में छोड़ देती है ताकि अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैग्नस और एलिस तक ये मैसेज पहुंच जाए। अब हेज बंद करने के बाद जो डॉक की प्रक्रिया शुरू करती है, लेकिन एक बोल्ट में कुछ खराबी आ गई। जो अपने मैनुअल में देखने लगी जिसमें लिखा था कि अगर बोल्ट में कोई खराबी आ जाए तो किसी को हेज के दूसरी तरफ से बटन दबाना होगा। इससे वो काफी परेशान हो गई। वो जोर जोर से स्क्रीन को मारने लगी। धरती पर भी काउंटडाउन शुरू हो गया था क्योंकि अगले 10 सेकंड्स में ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। हालांकि उन्हें जो की तरफ से कोई खबर नहीं मिली थी, लेकिन उन्हें फिर भी उम्मीद थी कि शायद जो बच गई। और तभी अचानक बोल्ट अपने आप खुल जाता है। सोयोज 1 स्पेस स्टेशन से अलग हो गया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ऐसा हुआ कैसे। जो जब स्टेशन की ओर देखती है तो उसे वहाँ किसी का साया दिखता है। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन पर कोई है। ये देखकर जो घबरा गए। 10 सेकंड गुजर चुके थे और जो की कोई खबर नहीं थी। सबको लगता है कि जो मर चुकी है, जिस वजह से सभी निराश थे। इरीना सबके साथ जो और पॉल की आत्मा के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन सर्जी अभी भी हार नहीं मानता। वो जो से संपर्क करने में लगा था। वहीं हम हेनरी को देखते हैं जो अकेला बैठा था। तभी उसके पास इरीना आती है। इरीना बताती है कि हम ISS मिशन बंद करने वाले हैं, जैसे अपोलो मिशन को बंद किया गया था। स्टेशन को सिर्फ 20 साल के लिए डिजाइन किया गया था, मगर ये 30 साल तक चला। यहाँ हेनरी किसी बीमारी की भी बात करता है जिसके बारे में सिर्फ वो और इरीना ही जानते थे। वो बात कर ही रहे थे कि तभी सायरन बजने लगे। पता चला कि सोयोज 1 वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है। सर्जी तुरंत उससे संपर्क करने की कोशिश करता है और इस बार संपर्क हो गया था। जो की आवाज सुनकर सभी बहुत खुश थे। हेनरी सर्जी से कहता है कि जो से पूछो केल कहाँ है। जो बताती है कि केल उसके पास है। मैग्नस एलिस को ये खुशखबरी सुनाता है और अब एक पूरी टीम जो को रेस्क्यू के मिशन के लिए निकल गई थी। काफी मुश्किलों के बाद जो के कैप्सूल ने आखिरकार धरती पर लैंड किया। होश में आने पर जो बहुत खुश थी। वो हेज को खोलती है। तभी एक भेड़िया उसके पास आता है। उसे देखकर जो घबरा गई, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचाता वो भेड़िया गायब हो गया और तब तक टीम भी उस तक पहुंच गई। वो जो को कैप्सूल से बाहर निकालते हैं। अपनी बच्ची को देखकर जो बहुत खुश थी। जो मैग्नस को भी देखकर खुश थी। वो कहती है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन एलिस की बातों से तो हमें यही लगा था कि इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं। खैर हम हेनरी को देखते हैं जो केल को पाकर बहुत खुश था। वो जल्दी से केल को आईपैड से कनेक्ट करता है और इस वक्त जो डेटा उसे मिल रहा था उसे देखकर वो बहुत हैरान था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो को अपने परिवार के साथ हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है, लेकिन तभी अचानक एलिस खुद को हेलीकॉप्टर में अकेला पाती है। मानो जैसे सभी लोग कहीं गायब हो गए। जो वहां नहीं थी और ऐसा ही जो के साथ भी हुआ, लेकिन दोबारा मुड़ने पर वो देखती है कि एलिस वहां थी। अब ये इन दोनों का वहम था या कुछ और, ये तो धीरे धीरे हमें समझ आने लगेगा। अब आखिर में हमें वही कहानी दिखाई जाती है, यानी प्रेजेंट की, जिसमें जो एलिस के साथ एक केबिन में आई थी। जो एलिस से पूछती है कि मेरी एलिस कहाँ है। एलिस पूछती है कि कौन? मैं तो यही हूँ। मैं नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रही है। तब जो बाहर जाकर वो डिवाइस उठाती है और एलिस से कहती है कि हमें उसे ढूंढना होगा। एलिस पूछती है कि किसे ढूंढना होगा, तो जो जवाब में कहती है कि दूसरी एलिस को। वो टर्न से मर जाएगी। और यहीं पर एपिसोड 2 का अंत होता है। दोस्तों ये कहानी कंटिन्यू है तो जुड़े रहिए।